नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार और मैं हूं आपके साथ प्रगति वर्मा। सबसे पहले RJSA न्यूज़ की टीम की तरफ से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। यह जानकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने दी। एम्स ने प्रेस रिलीज में बताया कि 92 वर्षीय मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम घर पर अचानक बेहोश होने के बाद गंभीर हालत में एम्स के आपातकालीन विभाग लाया गया था। मनमोहन सिंह लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनकी व्यक्तिगत छवि काफ़ी साफ सुथरी रही। भारत में आर्थिक सुधारों का श्रेय उन्हें ही जाता है, फिर चाहे उनका 2004 से 2014 तक का प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा हो या फिर इससे पूर्व वित्त मंत्री के रूप में उनका कामकाज। मनमोहन सिंह के नाम एक और उपलब्धि दर्ज है। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले भारतीय थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख दंगों के लिए संसद में माफ़ी मांगी थी। 1984 में हुए सिख दंगों में लगभग 3000 सिख मारे गए थे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया और ऑक्सफोर्ड से DPhil किया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा था। दमन सिंह ने लिखा था उनके ट्यूशन और रहने का खर्च सालाना लगभग 600 पाउंड था। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से उन्हें करीब 160 पाउंड मिलते थे। बाकी के लिए उन्हें अपने पिता पर निर्भर रहना पड़ता था। मनमोहन बेहद सादगी और किफ़ायत से जीवन बिताते थे। डाइनिंग हॉल से सब्सिडी वाला भोजन अपेक्षाकृत सस्ता था, जिसकी कीमत 2 शिलिंग 6 पैसे थी। दमन सिंह ने अपने पिता को घर के कामों में पूरी तरह असहाय बताते हुए कहा कि वो ना तो अंडा उबाल सकते थे और ना ही टीवी चालू कर सकते थे। मनमोहन सिंह साल 1991 में भारत के वित्त मंत्री के तौर पर उभरे। यह ऐसा दौर था जब देश के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। उनकी अप्रत्याशित नियुक्ति ने उनके लंबे और सफल करियर को नई ऊंचाई दी। उन्होंने एक शिक्षाविद और नौकरशाह के रूप में तो काम किया ही, सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी योगदान किया और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। वित्त मंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में उन्होंने विक्टर ह्यूगो का हवाला देते हुए कहा, इस दुनिया में कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। ये भाषण उनके महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत थी। उन्होंने टैक्स में कटौती की, रुपए का अवमूल्यन किया, सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, उद्योग तेजी से बढ़ रही महंगाई पर काबू पाया गया और 1990 के दशक में विकास दर लगातार ऊंची बनी रही। कि उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की गति धीमी हो गई। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जिन आर्थिक सुधारों की गति दी थी उन्हें प्रधानमंत्री रहते आगे नहीं बढ़ा पाए। मनमोहन सिंह ने दूसरी बार जो 2009 में कांग्रेस को निर्णायक चुनावी जीत दिलाई, लेकिन जीत की चमक जल्द ही फीकी पड़ने लगी और उनका दूसरा कार्यकाल ज़्यादातर गलत कारणों से खबरों में रहा। उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर घोटाले के आरोप लगे, जिनसे देश को कथित तौर पर अरबों डॉलरों
का नुकसान हुआ। विपक्ष ने संसद को लगातार ठप रखा और नीतिगत ठहराव के चलते देश को गंभीर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सिंह को भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहा। इस पर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देश और जनता के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम किया। अपनी विदेश नीति में मनमोहन सिंह ने अपने दो पूर्ववर्तियों का व्यवहारिक राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया जारी रखी, लेकिन इसमें उन हमलों के कारण रुकावट आई जिनका आरोप पाकिस्तानी चरमपंथियों पर लगा। इसका चरम नवंबर 2008 के मुंबई हमले और बम धमाके में देखने को मिला। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद खत्म करने की कोशिश की और 40 से अधिक समय से बंद नाथुला दर्रा फिर से खोलने के लिए समझौता किया। मनमोहन सिंह ने अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई और लगभग 30 वर्षों में वहां जाने वाले पहले भारतीय नेता बने। साथ ही उन्होंने भारत के पुराने सहयोगी ईरान से रिश्ते खत्म करने का संकेत देकर कई विपक्षी नेताओं को नाराज भी किया। एक मेहनती पूर्व शिक्षक और नौकरशाह के रूप में वो अपनी विनम्रता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका ट्विटर अकाउंट साधारण और नीरस पोस्ट्स के लिए जाना जाता था, जिसके फॉलोअर्स की संख्या भी काफ़ी कम थी। मनमोहन सिंह मितभाषी थे, वो हमेशा शांत नजर आते थे। उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं की वजह से उनके कई प्रशंसक थे। कोयला खदानों के अवैध आवंटन से जुड़े अरबों डॉलर के घोटाले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस मामले पर अपनी चुप्पी का बचाव करते हुए कहा था कि उनकी ये चुप्पी हजारों शब्दों के जवाब से बेहतर है। 2015 में उन्हें आपराधिक साजिश, भरोसा तोड़ने और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के आरोपों पर जवाब देने के लिए कोर्ट में बुलाया गया। इस दौरान परेशान मनमोहन सिंह ने संवाददाताओं से कहा था कि वो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है, सच की जीत होगी। प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद बढ़ती उम्र के बावजूद वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर विपक्ष की राजनीति में सक्रिय रहे। अगस्त 2020 में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि कोविड महामारी से अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए भारत को 3 कदम तुरंत उठाने चाहिए। इस महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा था कि सरकार को लोगों का कैश देना चाहिए, साथ ही कारोबारियों को पूंजी मुहैया करानी चाहिए और वित्तीय सेक्टर की दिक्कतों को दूर करना चाहिए। और आखिर में इतिहास में मनमोहन सिंह को इस शख्स के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने भारत को आर्थिक और परमाणु अलगाव से बाहर निकाला। तुम जिंदा रहो 1000 वर्ष, हर वर्ष के दिनों 50,000। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी
मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं,